हिरनी उसे पास के नदी के पानी में उसकी माँ का प्रतिबिंब दिखाती है और उसका प्रतिबिंब देखकर उसे पता चलता है कि उसका माँ का हाल कैसा है, जिसमें उसकी माँ करा रही थी। इसे देखकर सागर आश्चर्य में पड़ जाता है। अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी बेटा, मेरे पास समय कम है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं अभी कुछ करता हूँ। बेटा, हम तो वैद्य जी को भी नहीं बुला सकते हैं। हाँ, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, बस तुम कुछ देर अपने आप को संभालो। मैं जंगल से जड़ी बूटी लेकर आता हूँ, जिससे तुम जरूर ठीक हो जाओगी। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब जड़ी बूटी से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ। नहीं माँ, मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकता हूँ। बेटा जंगल में इधर उधर कुछ ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या ले जाए जिससे उसकी माँ तुरंत ही सही हो जाए। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था। हे परमेश्वर, किसी को इतना भी गरीब ना बनाओ कि माँ की दवा भी ना करा सके। तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं अपनी माँ के लिए एक वैद्य को नहीं बुला सकता। बस माँ, तू एक बार सही हो जाए, मैं तुझे इस गरीबी से निकालूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। उसे किसी छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह पास में दिखता है तो वह आवाज पास के कुएं से आ रही थी। सागर सोचता है, हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। उधर मेरी माँ तड़प रही होगी, मुझे उसके लिए कुछ जड़ी बूटी जल्दी से लेकर जाना होगा, नहीं तो मेरी माँ को कुछ भी हो जाएगा। दूसरे ही पल सागर सोचता है कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। सागर वहां से जाने लगता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद सागर अचानक से रुक जाता है। नहीं नहीं, मुझे देखना होगा। अरे, ये तो हिरनी का बच्चा है। ये कैसे यहाँ फंस गया? लगता है किसी शिकारी से बचने के चक्कर में यहाँ फंस गया होगा। सागर उस हिरन के बच्चे को जब बाहर निकालता है तो वह देखता है कि उसके आंख में एक तीर धंसा है, जिससे रक्त बह रहा था। सागर उस तीर को बाहर निकाल देता है और तुरंत वहां से जाने को होता है। तभी वह हिरन का बच्चा बोलता है, आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। नहीं तो इस जंगल में जो कोई भी आता है वो शिकार ही करता है। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बस घर जाना होगा। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसी के लिए जड़ी बूटी लेने आया था यहाँ। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी बहुत विलंब हो गया है, पता नहीं मेरी माँ का क्या होगा। हिरनी उसे पास के नदी के पानी में उसकी माँ का प्रतिबिंब दिखाती है और उसका प्रतिबिंब देखकर उसे पता चलता है कि उसका माँ का हाल कैसा है, जिसमें उसकी माँ करा रही थी। इसे देखकर सागर आश्चर्य में पड़ जाता है। तब तक सागर को एहसास हो जाता है कि यह कोई ऐसा वैसा हिरन नहीं है, यह तो जादुई हिरन है। इसलिए शिकारी इसके शिकार के चक्कर में पड़े थे। फिर हिरनी उसे जंगल के बीचों बीच ले जाती है और वहां पर ले जाने के बाद उसे कुछ जड़ी बूटी ले जाने को कहती है। ये जड़ी बूटी ले जाओ और ये अपनी माँ को सुंघा देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सागर वह जड़ी बूटी लेकर घर पर आ जाता है और ठीक ऐसा ही करता है जैसा कि हिरनी ने बोला था। अरे बेटा, ये कौन सी चीज थी? अरे बेटा, मैं तो इससे ठीक हो रही हूँ। देखो देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई बेटा। हाँ माँ, हाँ, तुम ठीक हो गई। ये जड़ी बूटी लगते ही तुम ठीक हो गई। कहाँ से मिली बेटा? सागर फिर जंगल की सारी बात अपनी माँ को बता देता है। बेटा, उस हिरन के बच्चे को घर पर ले आना, मुझे उसका धन्यवाद देना है। उसने मुझे एक नया जीवन दिया है। जरूर माँ, अब तो वो मेरा दोस्त भी हो गया। माँ, ये गरीबी बहुत दुख देती है। अब मैं पास वाले राज्य में पैसे कमाने जाऊंगा माँ।
अगले दिन फिर सागर उस हिरनी के बच्चे से मिलता है। सागर, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात है? माँ की तबीयत ठीक नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, माँ की तबीयत अब एकदम ठीक हो गई है। और तो और माँ ने धन्यवाद बोला है और मिलने की इच्छा भी जताई है तुमसे। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ऐसे कोमल हृदय बेटे के माँ से तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी। तो फिर तुम्हारी उदासी का क्या कारण है, बोलो ना दोस्त। मैं अपनी माँ को इस गरीबी के श्राप से निकालना चाहता हूँ। मैंने माँ को कभी खुश नहीं देखा है। जब से होश संभाला हूँ, माँ के ऊपर बोझ ही बना हूँ। हमारे दुख का एक लौता कारण है हमारी गरीबी। मुझे कुछ काम करना है जिससे हमारे घर में पैसे आएं और हमें जरूरी चीजों के लिए परेशान ना होना पड़े। तो तुमने कुछ सोचा है? हाँ, सोचा है कि पास वाले गांव में कोई व्यापार करूंगा। मैंने सुना है वहाँ का जमींदार बहुत ही अमीर आदमी है और उस गांव के लोग संपन्न भी लगते हैं। लेकिन मेरे पास तो व्यापार करने लायक कुछ भी नहीं है। अब तो इस जंगल में फल या सब्जी भी नहीं लगते कि उसी को बेचकर कुछ धन कमा पाऊं। बस इतनी सी बात के लिए परेशान थे? चलो मेरे साथ। पर कहाँ? हिरनी उसको जंगल के बीचों बीच ले जाती है और वहाँ खूब सारी सब्जियां लगी थी, जिसे देखकर सागर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हिरनी उसे कहती है कि जब ये खत्म हो जाए तो फिर वापस से ले जाना। तभी सागर सारी सब्जियां लेकर वहां से चला जाता है। अरे बेटा, इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आया है? माँ, ये मुझे उसी जादुई हिरनी ने दिए हैं। अब मैं इसको बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। सागर ने फिर जंगल की सारी बात अपनी माँ को बता दी। हे भगवान, कोई ऐसा आदमी नहीं है क्या जो हम गांव वालों को इस दुष्ट जमींदार के प्रकोप से बचाए? ये हमारे साथ इतना जुल्म करता है कि अब इस गांव में रहना मुश्किल हो गया है। तभी सागर वहाँ अपनी सब्जियों से सजा ठेला लेकर पहुँचता है। क्या हुआ चाचा जी? अरे बेटा, तुम भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ का जमींदार बहुत दुष्ट आदमी है। उसको पता चलेगा तो वो तुम्हें लूट लेगा। क्यों चाचा, इस गांव में कोई नियम कानून नहीं है क्या? नहीं बेटा, यहाँ तो बस उसी का नियम चलता है। जब से उसकी पत्नी मरी है वो और भी निर्दयी हो गया है और ऊटपटांग हरकतें करने लगा है। वो ऐसा करता है चाचा, और आप लोग मुखिया से शिकायत क्यों नहीं करते? मुखिया तो खुद गांव छोड़ के भाग गया है। वो सबसे ऊपर है बेटा। इतनी गर्मी पड़ रही है, सारे कुओं का पानी सूख गया है। अब केवल उसका ही कुआं बचा है, क्योंकि उसका कुआं बाकी दूसरे कुओं से बहुत गहरा है। वो हमें उस कुएं से पानी नहीं लेने देता बेटा। अगर जंगल वाली नदी में मगरमच्छ का खतरा नहीं होता तो हम जंगल से पानी लाने को भी तैयार थे। पूरा गांव बूंद बूंद को तरस गया है। सागर कुछ सोच में पड़ जाता है। सागर स्वभाव का बहुत ही हिम्मती व्यक्ति था। सागर सोचता है, अगर इस जमींदार को काबू में कर लिया जाए तो ये गांव वाले अपने आप खुद पे खुद काबू में हो जाएंगे और मेरा व्यापार भी खूब ज्यादा बढ़ जाएगा। चाचा, यानी ये गांव दूर से ही संपन्न लगता है। यहाँ के लोगों की स्थिति तो मेरे से भी बदतर है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कौन है वो जमींदार जो इतना निर्दयी और दुष्ट है। सागर एक योजना बनाता है और फिर चाचा से बोलता है, मेरे पास इस जमींदार का दिमाग ठिकाने लगाने की एक योजना है, लेकिन गांव वालों को मेरा साथ देना होगा। हाँ हाँ बेटा, पूरा गांव तुम्हारा साथ देगा। बताओ क्या योजना है? लेकिन बेटा ध्यान रहे, इस जमींदार को कम आंकना बहुत भारी पड़ सकता है। चाचा जी, आप उसकी चिंता मत करें। आप ये सब मेरे ऊपर छोड़ दें। बस कल आप लोग गांव के बाहर गड्ढा खोद लीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगा। गांव वालों ने ठीक वैसा ही किया। और जब सागर अपने ठेले के साथ गांव में घुसा तो जमींदार उसे रोककर पूछता है, ओए लड़के, गांव के हो? नए दिखते हो गांव में। जी जी मालिक, पास वाले गांव का हूँ। मालिक,
सुना था इस गांव में एक अमीर जमींदार रहते हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा यहाँ व्यापार कर लूं। ठीक है, पर ध्यान रहे, और हाँ, गांव की कोई खबर हो तो मुझे जरूर बताना, नहीं तो मेरे बारे में तो तुम जान ही गए होगे, और नहीं जाने हो तो जान जाओगे। मालिक, एक बात है, आज गांव में आते समय देखा तो कुछ लोग खुदाई कर रहे थे। खुदाई? कैसी खुदाई? ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरंग खोद रहे हैं। जब पास जाकर पता किया तो पता लगा कि... अरे भाई, क्या पता लगा? बोलो बोलो। कुछ बाहरी लोग आपके कुएं तक सुरंग बनाकर उसका पानी निकालना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह पानी सूख गया है, ऐसा मैंने उनको कहते हुए सुना। अच्छा, तो चलो मेरे साथ और मुझे उस जगह ले चलो। अरे मालिक, अब तक तो वो चले गए होंगे, क्योंकि वो लोग एकदम सुबह सुबह इस काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि उस समय पूरा गांव सोता रहता है। इसी का फायदा उठाते हैं वो लोग। इसमें जरूर किसी गांव वाले का हाथ लगता है, क्योंकि उनको आपकी दिनचर्या के बारे में लगभग सब पता है। अच्छा, तो ये मामला है। तो कल से ही उनको मजा चखाता हूँ। बाकी तुम इसी तरह जानकारी देते रहना कि कौन क्या कर रहा है। सागर आज वापस जाते समय खुदाई वाले स्थान पर एक नक्शा रख देता है। अगले दिन सुबह जब जमींदार वहां पर आता है तो वहां पर कोई नहीं रहता, और तभी वो नक्शा देखकर कहता है, लगता है उनको मेरे आने की भनक लग गई थी। आज अगर मिल जाते तो उनके प्राण पखेरु उड़ा देता। यानी कि वो ठेले वाला सही बोल रहा था। उन्होंने अभी मिट्टी खोदना शुरू ही किया था। अब जब तक बारिश ना हो तब तक मुझे रोज आना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी चाल में सफल हो जाएंगे। समझे पहलवान? इधर सागर सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है और लोगों से बोलता है कि जमींदार के जाते ही पीने का पानी भर लिया करें। सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सागर को इस योजना के लिए बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। बेटा, आजकल तो उस गांव में बहुत ज्यादा समय बिताने लगा है, और तो और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के दुष्ट जमींदार से गांव वालों की तो मदद भी कर रहा है। ये सच है क्या बेटा? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस वहाँ अपना ठेला लेकर जाता हूँ, और जैसे ही सारा सामान बिक जाता है तो मैं घर वापस आ जाता हूँ। देख बेटा, जमींदार लोग बहुत बुरे इंसान होते हैं। वो गरीबों को अपने पैरों का जूता समझते हैं। उनके आपसी लड़ाई में मत उलझो। क्या हमने कम परेशानियां झेली हैं जो तुम अभी और परेशानियां लेने के लिए उतावले बैठे हो? बचपन में तुम्हें पता है ना कि हम सब मरते मरते बचे हैं। क्या कहा माँ? ऐसा क्या हुआ था हमारे साथ? कुछ नहीं, बस तू उन गांव वालों के आपसी झगड़ों में मत पड़ बेटा। हमें गरीबी इतना भी परेशान नहीं करती कि उन गांव वालों और व्यापार के लिए तू उस दुष्ट जमींदार से भिड़ जाए। तुझे मेरी कसम है बेटा। अगले दिन सागर जंगल में जाता है और उसी हिरनी को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिरन उसे नहीं मिलता। फिर वह उसी नदी के पास जाता है और उसी पानी के प्रतिबिंब में कुछ देखने का प्रयास करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तो वही जमींदार है, यानी उसी ने हिरन को तीर मारा था। उसे पता चल जाता है कि वह जादुई हिरन है, तो वह उसे दोबारा ढूंढने के लिए आया और उसे पकड़कर ले गया। क्या हुआ बेटा? आज तो तू बहुत ज्यादा उदास लग रहा है, और हिरन के बच्चे के बारे में भी तूने मुझे कुछ नहीं बताया। अब वो तुझे नहीं मिलता है क्या बेटा? नहीं नहीं माँ, काम पर जाने से थोड़ा थक गया हूँ। बाकी मैं ठीक हूँ, और हाँ, हिरन से मिला था। किसी दिन लेकर आता हूँ उसे। बेटा, एक बात जान लो कि अमीरी ही सब कुछ नहीं होती है। असली अमीर तो अच्छी सोच वाले होते हैं। क्या चाचा, अब तो पानी की समस्या भी समाप्त हो गई होगी और कुओं के जल का स्तर भी ऊपर आ गया होगा, तो अब किस बात की समस्या है? अरे बेटा, उस समस्या से तो तुमने हमें मुक्ति दिला दी, लेकिन एक समस्या और है। बताइए चाचा, उसको भी दूर कर देंगे। बेटा, ऐसा है
कि हम जिस जमीन पर खेती और सब्जियां वगैरह उगाते हैं उस जमीन का जमींदार सूद लेता है, जिससे हमारे पास पूरे साल का अन्न भी नहीं बचता। सारा पैसा अनाज और सब्जियों का सूद चुकाने में ही चला जाता है। जमींदार इतने सारे पैसे का करता क्या है? बेटा, जमींदार अपना सारा पैसा गांव के आखिरी छोर पर एक औरत रहती है उसी पे उड़ाता है। माँ सही कहती है। इन गांव वालों के चक्कर में कहीं जमींदार मेरे पीछे न पड़ जाए। लेकिन मुझे अपनी गरीबी भी दूर करनी है, जो इसी गांव में व्यापार करने पर ही संभव है। गांव वाले संपन्न तो हैं, लेकिन उस जमींदार की तानाशाही से परेशान हैं। और मेरा दोस्त हिरण भी तो इसी जमींदार के कब्जे में है। नहीं, मुझे जमींदार का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ठीक है चाचा, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा संभल के बेटा, जमींदार को तुम्हारे ऊपर शक ना हो जाए। एक बात तो है कि जमींदार से पंगा लेने में भले ही जान का जोखिम है, पर मेरी इज्जत और व्यापार दोनों में इजाफा हुआ है। अच्छा चाचा, वो औरत कहाँ रहती है जिसके यहाँ जमींदार अपना सारा पैसा उड़ा देता है? बेटा, वो औरत पहले यहीं उसके घर में रहा करती थी। वो 2 बहनें थीं। एक बहन जमींदार के बेटे को लेकर चली गई और ये दूसरी गांव के बाहर जा बसी। ठीक है चाचा, मैं दूसरी योजना बनाता हूँ। बेटा, तू कभी घर पर भी रह लिया करना। मुझे तेरी कितनी ज्यादा चिंता होती है। आजकल तो पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहता है। हाँ माँ, मैं शाम होते होते घर पर आ जाता हूँ ना। वो मुझे व्यापार के चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा माँ, वो जमींदार किसी औरत को परेशान करता है, तुमने सुना है क्या माँ? नहीं तो, कुछ लोग धन और बल के नशे में ऐसे काम करने में अपनी बहादुरी समझते हैं। ये मुझे अच्छे से पता है। उन पे क्या बीती है तुझे पता है ना? पता नहीं मेरी बहन कहाँ होगी इस समय, और उस समय उस पर क्या बीत रहा होगा। क्या माँ, क्या कहा? आप कुछ बता रही थी? नहीं 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 बेटा, बेटा किसी अबला स्त्री की मदद करने के लिए मैं तुझे कभी भी नहीं रोकूंगी। सागर आज काम पर ना जाकर अपनी योजना के तहत सीधे उस महिला के यहाँ पर जाता है जहाँ जमींदार अक्सर अपना धन दौलत लूटता था। आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। गांव वाले उस जमींदार से परेशान हैं। गांव वालों का कहना है कि जमींदार उनसे सूद लेके सारा पैसा आपके यहाँ लुटा देता है। ये तो मेरा मन ही जानता है जी कि मैं किस मुसीबत में फंसी हूँ। जमींदार मुझे धमकी देता है। उसे लगता है कि उसके बेटे को मैंने ही भगाया है। उसी का पता पूछता है। जब तक मैं उसके बेटे से उसे नहीं मिला देती तब तक वो मुझे नहीं जाने देगा। पैसे देकर बोलता है कि जितने पैसे मुझे चाहिए मैं सब कुछ ले लूं, मगर उसे उसके बेटे का पता बता दूं। अच्छा, जमींदार की पत्नी के मरने के बाद जमींदार के घर में काम करने वाली बाई जिस लड़के को लेकर भाग गई थी। हाँ, पर ये सब तुम्हें कैसे पता है? गांव वालों के मुंह से सुना था। हाँ, गांव वाले क्या बोलेंगे? वो तो कभी मदद करने के लिए हमारी आए ही नहीं है। आपकी मदद? आपकी क्यों? जो बाई भागी थी वो मेरी बहन थी, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उस छोटे बच्चे को लेकर कहीं पर चली गई थी। नहीं तो ये सनकी जमींदार नशे में उसकी भी जान ले लेता। ठीक है, मेरे पास एक योजना है जिससे पूरे गांव का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। नहीं नहीं, जमींदार को पता चलेगा तो वो जान ले लेगा मेरी। आपको थोड़ी हिम्मत करनी होगी। मेरी माँ कहती है कि अबला औरत की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है और उसमें जमींदार सबसे बड़ा रोड़ा है। उस जमींदार का दिमाग तो ठिकाने लगाना ही होगा मुझे। आप साथ दें या ना दें? क्या करना होगा मुझे? मेरे भी आगे पीछे कोई भी नहीं है। एक बहन थी, वो भी मुझसे बिछड़ गई है। ठीक है, तो हम दोनों की हालत एक ही जैसी है। सुनिए, बस आप एक आदमी को जमींदार के द्वारा दिए हुए पैसे दे देना। जिसको जमींदार देखेगा
बाकी सब मैं देख लूंगा। अगले दिन जब जमींदार फिर से सागर से मिलता है तो उससे बोलता है, अरे ओ ठेले वाले, क्या हाल है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? अब तो कोई सुरंग नहीं खोद रहा ना? नहीं नहीं मालिक, पता चला है कि वो घुसपैठिए आपके डर से ही भाग गए। और कोई खोज खबर हो बिना हिचके बताना, इन गांव वालों का मन बहुत बढ़ गया है। जी मालिक, बिल्कुल। मालिक, गांव के उत्तरी छोर पर एक महिला रहती है। वो अक्सर बाहरी पुरुषों के साथ क्या? पैसों का आदान प्रदान करती है। पूरे गांव का पैसा दूसरे गांव में जा रहा है और मालिक, अपने गांव के लोग सूद के चक्कर में अपनी जमीनों पर अनाज और सब्जियां उगाना छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये सब चल रहा है क्या? ये पहलवान तो किसी काम का नहीं है। तुम जाओ और इन सब चीजों पर नजर रखना। जमींदार सोचता है कि वह महिला उसे धोखा दे रही है, यानी इसके ऊपर इतने धन खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि गांव वालों को उनका सूद माफ कर दिया जाए, नहीं तो ये गांव छोड़कर जाने लगेंगे और फिर गांव खाली हो जाएगा। मुखिया तो पहले ही निकल चुका था। फिर जमींदार गांव वालों को सूद माफ कर देता है। यहाँ सुन के गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सागर को इसके लिए बहुत ज्यादा सराहते हैं। जमींदार उस महिला को बंदी गृह में कैद कर लेता है। मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगता है। कैसे इसको हर चीज पहले ही पता चल जाती है? इस पे नजर रखनी होगी। पहलवान, इस पे नजर रखो। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। चाचा, ये जमींदार शिकार कर कोई हिरण लाया है क्या? बेटा, ये सब इसके लिए तो आम बात है। मुझे नहीं पता कि लाया है कि नहीं, पर यह पता है कि उसके महल में एक बंदी गृह है। उसी में सब कीमती चीजें कैद रखता है। मुझे एक बार उसके पास जाना होगा। उस हिरण ने मुश्किल वक्त में मेरी माँ की जान बचाई थी। आज जब सागर अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और उससे बोलती है, बेटा, आजकल तुम किन चक्करों में पड़े रहते हो? मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता होती है। तुम समय से घर पर नहीं आते हो और मैं यहाँ पर सारा दिन अकेले पड़ी रहती हूँ। माँ, मुझे अपनी गरीबी खत्म करनी है। इसके लिए मुझे जमींदार के बंदी गृह में से अपने दोस्त हिरण को छुड़ाना होगा। बंदी गृह? कहीं तुम उस आदमी की बात तो नहीं कर रहे हो जिसकी पत्नी मर गई थी और उसके बेटे को उसकी बाई लेकर भाग गई थी? हाँ माँ, पर तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? वो सब छोड़ बेटा, तुम उससे दूर रहो। वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सागर माँ से बार बार एक ही बात सुनकर परेशान हो गया था और वहाँ से वो चिल्लाकर चला जाता है। क्या ये सब मैं अमीर बनने के लिए कर रहा हूँ? क्या मुझे बस पैसे ही चाहिए? जमींदार भी तो अमीर है, लेकिन वो खुश नहीं है। और वो औरत, उसके पास तो खूब पैसे थे, फिर भी वो खुश नहीं थी। वो हिरन तो जादुई था, उसके पास तो सब था, फिर भी वो शिकारियों से अपनी जान बचाते फिरता है। तो फिर खुशी क्या है? नहीं, केवल धन नहीं हो सकती। खुश तो मैं अपनी माँ के साथ था जब मेरे पास पैसे नहीं थे। अब जब पैसे आने लगे हैं तो खुशी मिट्टी में रेत की तरह फिसलने लगी है। यानी पैसे परिवार के साथ आए तो वही असली खुशी है। बस अब उस हिरण के बच्चे को जमींदार के चंगुल से छुड़ा लाऊं, उसके बाद अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। सागर रात में जमींदार के बंदी गृह में जाता है। इधर जमींदार को अंदेशा था। जैसे ही सागर बंदी गृह में जाता है, जमींदार का पहलवान उसे पकड़ लेता है और उसी बंदी गृह में उसे कैद कर देता है, जहाँ पर पहले से ही वह महिला और हिरनी का बच्चा कैद थे। दोस्त, मुझे पता था तुम यहीं पर होगे। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। हाँ दोस्त, मुझे निकालो यहाँ से। मेरा मन बहुत उदास हो गया है और जब मेरा मन उदास होता है तो मेरा जादू काम नहीं करता है। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये सुरंग के नीचे बना हुआ है और तुमने ऐसी योजना बनाई है कि मुझे ही फंसा दिया और खुद भी फंस गए। अब जमींदार बहुत गुस्से में है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। उन तीनों को उस बंदी गृह में कई दिन बीत जाते हैं। सागर के घर न आने के कारण
उसकी माँ परेशान हो जाती है और सागर को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ जाती है। जमींदार उसे पहचान लेता है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। जब सागर की माँ सागर के बारे में नहीं बताती तो वह उसे भी बंदी गृह में कैद करवा देता है। माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? दीदी, तुम अभी भी जिंदा हो? बहन, तुम जिंदा हो अभी तक? बहन, दीदी, ये सब क्या हो रहा है? दीदी, क्या ये सागर वही लड़का है? हाँ, ये वही लड़का है। अरे, कोई कुछ बताएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है? इसके बाद सागर की माँ सागर को सारी बात बताती है कि वह जमींदार का लड़का है और वह उसकी असली माँ नहीं बल्कि वही बाई है जो जमींदार के बच्चे को लेकर भागी थी, जो कि तुम हो, और ये महिला उसकी बहन है। नहीं नहीं, ये जमींदार मेरा पिता नहीं हो सकता। माँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना? तुम मुझसे गुस्सा हो ना कि मैं घर समय पर नहीं आया, है ना माँ? बोलो ना माँ कि ये झूठ है। मैं अब अमीर बनने का सपना नहीं देखूंगा माँ। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। यहाँ से निकलकर हम दोनों अपने घर चले जाएंगे। यह सब सुनकर सागर को एक झटका लगता है। वह कुछ बोल नहीं पाता। तभी उसकी माँ समझ जाती है कि सागर को एक गहरा आघात लगा है। बेटा, तुझे ये स्वीकार करना होगा कि तेरी दो माएं हैं, एक जन्म देने वाली और एक पालने वाली। सागर की माँ जब हिरन को देखती है तो उससे पूछती है, इस हिरन को जमींदार ने क्यों कैद किया है? क्या ये वही जादुई हिरन है जिसने मेरी जान बचाई थी? हाँ माँ, ये मेरा दोस्त हिरन है। इसके जादुई गुणों के कारण जमींदार ने लालच में इसको कैद कर दिया है। तब तक वहाँ पर जमींदार आ जाता है और सागर की माँ से फिर अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है। तुमने अभी तक बताया नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है। अगर नहीं बताओगी तो उसका भी तरीका मेरे पास है। उस दिन तो तुम धोखे से बच निकली थी, पर आज नहीं। पहलवान, ले चलो इस काम वाली बाई को, इसकी औकात दिखाता हूँ मैं। जैसे ही जमींदार का आदमी सागर की माँ को ले जाने वाला होता है तो सागर उस पहलवान का हाथ पकड़ लेता है और इतना जोर से चीखता है कि उस पहलवान का हाथ उखड़ जाता है और वह पहलवान गिर जाता है, जिसे देखकर जमींदार के होश उड़ जाते हैं। आज तक उसने इतना हिम्मती आदमी पूरे गांव में नहीं दिखा था। सागर अपने बारे में अशब्द सुन के बौखला जाता है और पता नहीं कहां से उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है और उसके अंदर एक करंट सा दौड़ने लगता है। जमींदार जब उस पर वार करने जाता है तो सागर, जानकारी के लिए बता दूं कि वो सुरंग वाली बात मेरे पहले प्लान का हिस्सा था और इस महिला को पैसे देने की बात दूसरे, और इस बंदी गृह में कैद होना मेरे तीसरे प्लान का हिस्सा है। ये सोचने की भूल मत करना कि तुमने मुझे कैद कर लिया है, बल्कि मैं यहाँ खुद आया हूँ। यह सुन के जमींदार जैसे बौखला जाता है और हमला करने को आगे बढ़ता है तो सागर उसका हाथ तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तब तक एक आवाज आती है, बेटा रुक जा, ये कितना भी दुष्ट आदमी है लेकिन ये तुम्हारा बाप है। यह सुन के सागर रुक जाता है और जमींदार के जैसे होश ही उड़ जाते हैं और जमींदार का शरीर जैसे कि सुन्न हो जाता है। मेरा बेटा? क्या कहा तुमने? मेरा बेटा? अरे, अभी तक मैं पहचान नहीं पाया। मैं कैसा पिता हूँ? लानत है मुझ पर। मेरे कारण मेरी पत्नी चली गई और मेरा पूरा परिवार टूट गया। हाँ, लानत है तुम पर। तुम्हारी इन हरकतों के कारण मालकिन के इस बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे इतने वर्षों जंगल में रहना पड़ा। तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण पूरा परिवार टूट गया और तो और पूरा गांव तुम्हें कोसता है। नहीं नहीं, अब मुझे एहसास हो गया है कि परिवार क्या होता है। अब मेरा बेटा मुझे मिल गया है। अब मुझे और कुछ नहीं करना है। ये धन, ये संपत्ति सब उसी की तो है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये धन संपत्ति। मैं जंगल में ही ठीक हूँ। नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो। इसके लिए जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। यह बोलते बोलते जमींदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सबको एहसास हो जाता है कि जमींदार अब बदल चुका है। तो सबने सागर को समझाया
कि अब यह तुम्हारा घर है और ये गांव तुम्हारा परिवार है, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत समझाने के बाद सागर मान जाता है और वह बोलता है, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटे? ये सभी लोग मेरे साथ ही रहेंगे और गांव वालों को किसी चीज के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, ना उनसे सूद लिया जाएगा और ना ही पानी के लिए मना किया जाएगा। जमींदार इस तर्क को तुरंत ही मान लेता है और सभी लोग सागर के साथ उसी गांव में रहने लगते हैं। जमींदार अब बिल्कुल बदल जाता है। अब उस गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।